बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर रागली इसमें आतिफ वकास। और आज हम इस लेक्चर के अंदर सेकेंड ईयर फिज़िक्स के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, कहते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁻7 कूलम are placed 15 centimeter apart. What is the magnitude and direction of electric field intensity at point midway between them, between the charges? What force would act on a proton placed there? दो चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड सेम दिया गया है, दोनों 2 × 10⁻⁷ कूलम के हैं और उनके दरमियान एक डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर का। बिल्कुल उस लाइन के ऊपर जो इन दोनों को ज्वाइन करता है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। याद रहे दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोलैरिटी डिफरेंट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो ये सिचुएशन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर दो चार्जेस हैं, एक इधर है दूसरा इधर है। दोनों चार्जेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसको नेगेटिव मान लेता हूँ। इन दोनों के दरमियान कहा यह गया है कि इसी पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल मिड के ऊपर, डिस्टेंस वैसे 15 सेंटीमीटर इन दोनों के दरमियान है। तो ये जो मिड पॉइंट है ये फॉर एग्जांपल Q1 है, ये Q2 है। ये Q1 से 7.5 सेंटीमीटर पे होगा क्योंकि 15 का हाफ जो है वो 7.5 होता है, और इधर से भी 7.5 सेंटीमीटर पे होगा, इस पॉइंट से भी। अब हमने करना क्या है, इस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगर आपको मालूम हो, आप जानते हैं कि किसी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलती हैं और किसी नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर होती है, तो पॉजिटिव सोर्स होता है, नेगेटिव सिंक होता है। इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो राइट की तरफ होगी, अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ पर फील्ड होगी वो टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज होगी, वो इनवर्ट टू दिस चार्ज होगी। तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ये आपस में पैरेलल हैं। तो जब दो पैरेलल वेक्टर्स आपस में ऐड करते हैं तो सिंपली उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाते हैं और हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, लेकिन अभी हमें इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का पता नहीं है। हमें अभी तक ये नहीं पता कि Q1 की वजह से जो ये फोर्स है, फील्ड है E1, या Q2 की वजह से जो फील्ड है E2, इनके मैग्नीट्यूड कितने हैं। तो हमने इन दोनों के मैग्नीट्यूड फाइंड करके आपस में ऐड कर देना है। एक तो हमने ये करना है। दूसरा, फिर हमें जब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी तो फिर हमें उस पॉइंट के ऊपर फोर्स फाइंड करनी है, और वो फिर आसान है। हमें उसके साथ जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ जस्ट चार्ज मल्टीप्लाई करना है और हमें फोर्स मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा। गिवन यहाँ पर क्या है, गिवन डेटा में आप देखें, ये मैं एक बॉक्स में बंद कर लूँ। अच्छा, गिवन जो है Q1 = Q2 एंड बोथ हैव मैग्नीट्यूड। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर मैग्नीट्यूड्स। 2 × 10⁻⁷ कूलम्स। क्लियर, हमें मैग्नीट्यूड मालूम हो गए। अब दूसरा क्या है, उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस D, दैट इज़ R1 + R2, एंड दैट इज़ गिवन एज 15 सेंटीमीटर। नाउ बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर लाइक R1 = R2, एक का डिस्टेंस और दूसरे का डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। इसको मैं R कह दूंगा और ये D/2 के इक्वल होगा। R 15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, या आप इसको R1 भी लिख सकते हैं और R2 भी लिख सकते हैं। R लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं बिकॉज ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। दैट इज़ 7.5 सेंटीमीटर।
ठीक, तो ये R1 भी है, ये R2 भी। अब तीसरी जो चीज़ है हमें ऑलरेडी मालूम है, ये वैक्यूम में पड़े हुए हैं, तो के की जो वैल्यू है दैट इज़ 9 न्यूटन रेज़्ड पावर 9 न्यूटन स्क्वायर ऑफ मीटर पर स्क्वायर ऑफ कूलम, ये आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन दैम। तो आर जो है R1 और R2 दोनों का मालूम है, हमें दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ऐड करनी है और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फाइंड करनी है। तो एक अननोन तो A है, दूसरा अननोन इस पॉइंट पर अगर कोई चार्ज यानी प्रोटॉन रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी वो भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो फार्मूले यहाँ पे कौन से यूज़ होंगे, फार्मूला कौन कौन से फार्मूले यूज़ होंगे। पहले के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दैट वुड बी सिंपली द सम ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ ये, लेकिन चूंकि E1 भी हमें मालूम है, उसका फार्मूला E2 का भी फार्मूला मालूम है, तो हम सिंपली इस तरह लिख सकते हैं KQ1/R1² प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई R2², ये कर सकते हैं। और चूंकि हमें पता है कि Q1 Q2 के इक्वल है, R1 R2 के इक्वल है, के आपस में इक्वल हैं, तो ये सारी चीज़ें आपस में सेम हैं, इसलिए आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं 2 दफ़ा KQ डिवाइडेड बाई R², Q1/R1², क्योंकि R1 और R2 आपस में सेम हैं और Q1 और Q2 आपस में सेम हैं, तो इसलिए एक को लिखें और 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ हमें फाइंड करनी है दैट इज़ फोर्स। सो फोर्स के लिए जो फार्मूला होगा, फोर्स इज़ फील्ड टाइम द चार्ज। सो चार्ज Q0 या Q जो भी टेस्ट चार्ज आप यूज़ करें दैट इज़ मल्टीप्लाइड विद E, ये फोर्स के लिए फार्मूला होगा। लेकिन चूंकि इन्होंने कहा है कि जो चार्ज हमने वहाँ पे पुट करना है Q0 वो प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज E होता है, एंड दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ये सिचुएशन है। अब जो है जस्ट सोल्यूशन, सो पहले फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जो कि ट्वाइस KQ1 डिवाइडेड बाई R1² है, और इससे हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस K 9 इंटू 10⁻⁹, और फिर Q1 इज़ 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ये divided by but R1², R1 is 7.5 but it is in centimeters, तो सेंटी की जगह 10⁻⁻² और इस सब के ऊपर स्क्वायर भी आएगा क्योंकि R का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स, ये जनाब हमारे पास आ जाती है 6.4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, दैट्स द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आ जाएगा। और अगर हम इस दूसरे फार्मूला के अंदर पुट कर लें B के अंदर, तो फोर्स भी हमारे पास आ जाएगी। B में एक तो Q है, Q प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड विथ दैट इज़, यहाँ पे मैं यूनिट नहीं पुट करता, रिजल्ट के साथ पुट कर लेंगे, दिस मल्टीप्लाइड विथ E इज़ 6.4 इंटू 10⁵, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1.024 इंटू 10⁻⁶।
1.024 into 10 raised to the power minus 13, I think. Yes, minus 13 newtons. So this is the force that will act on a proton if we keep the proton here between the two oppositely two charges of opposite polarity but same magnitude. क्वेश्चन नंबर 4 की आप स्टेटमेंट देके कहते हैं टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 15 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10 कूलम एंड 13 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10 कूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट. फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस 4 सेंटीमीटर क्लोजर. दो चार्जेस हैं जिनका साइन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, कुछ फासले पे पड़े हुए हैं 12 सेंटीमीटर पे, और कहते हैं कि अगर हम इनको 4 सेंटीमीटर तक करीब लेके आएँ, यानी 4 सेंटीमीटर करीब लेके आएँ तो कितना वर्क करना पड़ेगा. यानी 12 सेंटीमीटर इन दोनों के दरमियान इनिशियल डिस्टेंस है और इनको 4 सेंटीमीटर क्लोज़र लाने के बाद इनके दरमियान डिस्टेंस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. तो कहते हैं 12 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर क्लोज लाने पे हमें कितना वर्क करना पड़ेगा. तो ये पोटेंशियल से रिलेटेड है. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे. गिवन इज Q1 is 15 into 10 raised to the power minus 10 coulomb. Q2 is एक 15 इंटू 10 माइनस 10 है, एक 13 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 कूलम है, और इनिशियली उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. मैं इसको R1 कह दूंगा, और फिर जब दोबारा इनको जब हम करीब लेके आते हैं तो एक नया डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान होता है एंड दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्होंने क्लियरली कहा है कि 4 सेंटीमीटर क्लोज लेके आए. तो R2 जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा बिकॉज 12 माइनस 4 इज़ 8 सेंटीमीटर. इट इज़ एक्चुअली R1 माइनस 4, सो इट्स 12 माइनस 4 एंड वी गेट 8 सेंटीमीटर. सो इट्स R2 ये है, R1 ये है. और अब हमें वर्क फाइंड करना है. सो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो रिक्वायर्ड इज work, and work is unknown. So work is equal to change in energy. That should be the formula. Work equals change in potential energy. यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आता है बिकॉज जिस वर्क से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है वो वर्क अगेंस्ट द फील्ड होता है, वो वर्क नेगेटिव होता है. लेकिन बहरहाल यहाँ पर जस्ट हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है कि मतलब कितना उसके अंदर चेंज आएगा पोटेंशियल एनर्जी में. अब डेल्टा यू दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यानी U2 माइनस U1 या U1 माइनस U2 वट एवर यू कॉल इट. सो नई जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कुछ और होगी, पहली पोटेंशियल एनर्जी कुछ और थी. और इसके लिए जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, एक तो U2 है, U2 का अपना एक फार्मूला है, U1 का अपना एक फार्मूला है. अगर आप दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं या डायरेक्ट इस फार्मूला के अंदर जो है सब्स्टिट्यूशन करके फाइनल फार्मूला डिराइव करते हैं, तो हम फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा. तो U2 जो है दैट इज़ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, जबकि U1 जो है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1. सो ये तरीका है. अब चूँकि इसमें K Q1 Q2 कॉमन है तो वो एक दफ़ा बाहर लिख लेते हैं. जैसे ये हमारे पास वर्क का फाइनल फार्मूला इस तरह आ जाएगा K Q1 Q2 into 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R2. यह पहले वाला R2 है, दूसरा R1 है,
ये इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, फार्मूला ये है। तो सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पुटिंग वैल्यूज इन द अबव फार्मूला वी गेट W equals 9 in 10 raised to the power 9 into 2 into 10 raised to the power sorry 2 नहीं है 15 into 10 raised to the power minus 10 multiplied with the 13 into 10 raised to the power minus 10। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसके साथ इससे जो कुछ भी आएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12। और ये चूँकि दोनों सेंटीमीटर्स में हैं, 12 भी सेंटीमीटर में है और 8 भी सेंटीमीटर्स में है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा 10-2 इधर भी लिखूँगा, -1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 ये मैं इधर भी लिखूँगा ताकि रिज़ल्ट हमारा सही आए। तो इससे जो वर्क की वैल्यू हमारे पास आती है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूँगा, दैट इज़ 7.31 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा अगर आपको उन दोनों चार्जेस को करीब लाना है।